नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रस्ताव पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जो कॉर्पोरेट इतिहास में शायद सबसे बड़ा है। एलन मस्क के लिए प्रस्तावित $1 ट्रिलियन का टेस्ला स्टॉक ऑप्शन पैकेज। हाँ, आपने सही सुना, 1 ट्रिलियन। ये रकम वाकई चौंकाने वाली है और इस पर फैसला भी जल्द ही 6 नवंबर 2025 को होने वाले शेयरधारकों के मतदान में होगा। सही कहा। और ये सिर्फ रकम की बात नहीं है ना? ये टेस्ला की आत्मा से जुड़ा है, उसकी भविष्य की दिशा, खास तौर पर एआई, रोबोटिक्स और फुल सेल्फ ड्राइविंग एफएसडी की तरफ उसके जो कदम है, और इन सब पर मस्क कितना नियंत्रण रखेंगे, उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनका पिछला जो करीब 56 अरब का पैकेज था, वो डिलीवर की एक अदालत ने रद्द कर दिया था। गवर्नेंस पर सवाल उठे थे। हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ा मुद्दा था पिछली बार। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है इस अभूतपूर्व प्रस्ताव की परतें खोलना। मतलब ये पैकेज कैसे काम करता है, इसके पीछे क्या सोच है, कौन इसके पक्ष में है, कौन विरोध में है और क्यों। और सबसे बड़ा सवाल, इसके मायने क्या हैं टेस्ला के लिए, मस्क के लिए और शायद हम सबके लिए भी। चलिए तो फिर इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये $1 ट्रिलियन का पैकेज असल में है क्या, मतलब इसकी बनावट कैसी है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई पारंपरिक सैलरी या बोनस पैकेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह स्टॉक ऑप्शंस पर आधारित है, और ये ऑप्शंस भी एक साथ नहीं मिलेंगे। ये 12 अलग अलग किश्तों या ट्रांचेस में बटे हुए हैं। अच्छा, 12 चरणों में। हाँ। और हर चरण के ऑप्शंस मस्क को तभी मिलेंगे जब टेस्ला कुछ बेहद ऊंचे, मतलब आप कह सकती हैं लगभग अविश्वसनीय लगने वाले मार्केट कैप लक्ष्य हासिल कर ले, और साथ में कुछ बहुत महत्वाकांक्षी परिचालन लक्ष्य भी पूरे कर ले। तो मतलब डबल कंडीशन है। हाँ। मार्केट कैप भी और ऑपरेशनल टारगेट भी। बिल्कुल। पैसा सीधे प्रदर्शन से जुड़ा है, लेकिन प्रदर्शन का पैमाना वो अभूतपूर्व है। और ये लक्ष्य ये कितने ऊंचे हैं, कुछ अंदाजा दे सकती हैं? सुनने में तो बहुत बड़े लग रहे हैं। हाँ, ये लक्ष्य वाकई आसमान छूने वाले हैं। जैसे मार्केट कैप यानी कंपनी का कुल बाजार मूल्य, उसे मौजूदा करीब $1 ट्रिलियन से बढ़कर $8.5 ट्रिलियन तक पहुंचना होगा, अलग अलग चरणों में। 8.5 ट्रिलियन, मतलब कंपनी को अपने मौजूदा आकार से लगभग 8 गुना बड़ा होना होगा, कम से कम शुरुआती बड़े लक्ष्यों के लिए। हाँ बिल्कुल। और परिचालन लक्ष्यों की बात करें तो उनमें शामिल है सालाना 2 करोड़ गाड़ियां बनाना। 2 करोड़? हाँ, और 10 लाख ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात करना। 10 लाख रोबोट? हाँ, और 1 करोड़ सक्रिय एफएसडी सब्सक्रिप्शन हासिल करना, मतलब फुल सेल्फ ड्राइविंग के 1 करोड़ ग्राहक। ये आंकड़े, जैसा आपने कहा, कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्थाओं से भी बड़े हैं। ये तो सचमुच हैरान करने वाला पैमाना है। अच्छा, अगर मान लें ये लक्ष्य हासिल हो जाते हैं, तो पैसों के अलावा मस्क का मुख्य उद्देश्य क्या है इस पैकेज से? क्या ये सिर्फ पैसा है? देखिए, पैसा तो जाहिर है एक बहुत बड़ा हिस्सा है, खरबों डॉलर की बात हो रही है, लेकिन मस्क और बोर्ड के मुताबिक असली मकसद है मस्क की टेस्ला में हिस्सेदारी को मौजूदा लगभग 13% से बढ़ाकर करीब 25% करना। 13% से 25%, तो ये कंट्रोल की बात है। हाँ बिल्कुल। मस्क का तर्क है कि उन्हें ये वोटिंग शक्ति, वोटिंग पावर चाहिए, ताकि वो कंपनी के जो लंबे समय के एआई और रोबोटिक्स मिशंस हैं, उन्हें बाहरी दबावों से बचा सकें। उनका इशारा खास तौर पर एक्टिविस्ट निवेशकों की तरफ होता है, जिन्हें वो कभी-कभी मजाक में या शायद गुस्से में कॉरपोरेट आतंकवादी भी कह देते हैं। उनका मानना है कि ऐसे निवेशक शायद छोटी अवधि के मुनाफे पर ज्यादा जोर दें। अच्छा, तो ये लॉन्ग टर्म विजन को बचाने की कोशिश है। इसमें और क्या शर्तें हैं? एक और महत्वपूर्ण बात है 7.5 साल का लॉक इन पीरियड। मतलब मस्क को जो शेयर्स मिलेंगे वो उन्हें तुरंत बेच नहीं पाएंगे, उन्हें 7.5 साल तक रखना होगा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि टेस्ला के अकाउंटिंग बुक्स में इसकी अनुमानित लागत सिर्फ $2.3 अरब दिखाई जाएगी। सिर्फ 2.3 अरब, जबकि पोटेंशियल वैल्यू 1 ट्रिलियन है। ये कैसे? हाँ, ये अकाउंटिंग के नियमों की वजह से है कि स्टॉक ऑप्शंस की लागत कैसे कैलकुलेट की जाती है, लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा है और कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। समझ गया। तो ये हुई पैकेज की मोटी मोटी रूपरेखा। अब आते हैं तर्कों पर। जाहिर है इतना बड़ा पैकेज है तो इसके पक्ष और विपक्ष में मजबूत तर्क होंगे। टेस्ला का बोर्ड, खासकर चेयरपर्सन रॉबिन डेनहोम, इसका पुरजोर समर्थन कर रही हैं। उनका क्या कहना है, क्यों जरूरी है ये? हाँ, डेनहोम
और पूरा बोर्ड इसके पीछे खड़ा है। उनका मुख्य तर्क ये है कि ये पैकेज, जैसा उन्होंने कहा, वेतन से ज्यादा शक्ति के बारे में है और मस्क का नेतृत्व टेस्ला के जो ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं उनके लिए मिशन क्रिटिकल है। मतलब उनके बिना ये मिशन शायद मुमकिन ही ना हो। मिशन क्रिटिकल बड़ा शब्द है। बिल्कुल। वो याद दिलाते हैं कि 2018 में जब पिछला पैकेज दिया गया था तब से टेस्ला का शेयर 2000% से ज्यादा बढ़ा है। मतलब निवेशकों को जबरदस्त फायदा हुआ है। और ये भी कि कंपनी ने ऑटो और ऊर्जा सेक्टर में क्रांति ला दी है। वो एक तरह की चेतावनी भी देते हैं कि अगर मस्क संतुष्ट नहीं हुए या उन्हें लगा कि उनका कंट्रोल कम हो रहा है और उन्होंने कंपनी छोड़ी या अपना ध्यान कम किया तो शेयर की कीमत में 10-15% की तत्काल गिरावट आ सकती है, शायद इससे भी ज्यादा। और शायद इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो टॉप इंजीनियर AI, डोजो सुपर कंप्यूटर और ऑप्टिमस रोबोट जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो भी मस्क के बहुत लॉयल हैं और शायद उनके साथ चले जाएं। ओह, ये वाकई दिलचस्प मोड़ है। मतलब ये सिर्फ CEO को रखने की बात नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी इनोवेशन इंजन को, उस टीम को साथ रखने की कोशिश है। हाँ, ये एक बड़ा तर्क है उनके पक्ष में। कुछ बड़े निवेशक भी इस तर्क से सहमत दिखते हैं। क्या वो भी समर्थन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कुछ जाने माने बड़े निवेशक खुलकर समर्थन में आए हैं। जैसे गेविन बेकर हैं, उन्होंने इसे विन विन कहा है। विन विन कैसे? उनका कहना है कि मस्क को ये भारी भरकम इनाम तभी मिलेगा जब शेयरधारक पहले ही 900% से ज्यादा का अभूतपूर्व रिटर्न देख चुके होंगे। मतलब पहले शेयरधारकों का फायदा होगा, फिर मस्क का। तो दोनों की जीत है। अच्छा, और कैथी वुड, वो तो हमेशा मस्क की समर्थक रही हैं। हाँ, ARK इन्वेस्ट की कैथी वुड तो मस्क की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। वो उन्हें पृथ्वी का सबसे उत्पादक इंसान मानती हैं। उनका मानना है कि मानवता के भविष्य के लिए AI, ऊर्जा और ऑटोमेशन पर मस्क का फोकस बनाए रखना बहुत जरूरी है और ये पैकेज उसी को सुनिश्चित करता है। उनके लिए ये सिर्फ एक कंपनी का पैकेज नहीं, ये मानवता के भविष्य से जुड़ा है। ठीक है, तो ये काफी मजबूत तर्क हैं समर्थकों के। लीडरशिप, ट्रैक रिकॉर्ड, भविष्य की क्षमता और शेयर होल्डर रिटर्न। लेकिन जाहिर है इतने बड़े और अभूतपूर्व पैकेज का कड़ा विरोध भी हो रहा होगा। कौन है मुख्य विरोधी और उनकी चिंताएं क्या हैं? हाँ, विरोध भी उतना ही मुखर है और बड़े नामों से आ रहा है। खासकर बड़े संस्थागत निवेशकों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नजर रखने वाली संस्थाओं की तरफ से, जैसे कैल्पर्स, कैलिफोर्निया पब्लिक एम्प्लॉयज रिटायरमेंट सिस्टम, जो अमेरिका के सबसे बड़े पेंशन फंड्स में से एक हैं। उन्होंने इसे साफ तौर पर CEO मुआवजे का बेतुका विस्तार कहा है और वो इसके खिलाफ वोट करने का इरादा रखते हैं। कैल्पर्स का विरोध मायने रखता है। और प्रॉक्सी सलाहकार फर्में ISS और ग्लास लुइस, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे संस्थागत निवेशक उनकी सलाह पर ही वोट करते हैं और दोनों ही प्रमुख प्रॉक्सी सलाहकार फर्में ISS इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर सर्विसेज और ग्लास लुइस, उन्होंने इस पैकेज के खिलाफ सिफारिश की है। दोनों ने। तो उनका मुख्य तर्क क्या है? उनका मानना है कि ये पैकेज मस्क को जरूरत से ज्यादा शक्ति देता है, लगभग असीमित, और इससे बोर्ड की जो निगरानी की क्षमता है वो कमजोर होती है। मतलब चेक और बैलेंस का सिस्टम बिगड़ता है। अच्छा, और इन विरोधों के पीछे मुख्य चिंताएं क्या हैं? मतलब किन बातों पर ऐतराज है? कई गंभीर चिंताएं उठाई जा रही हैं। पहली और सबसे स्पष्ट चिंता तो है इसका विशाल आकार, $1 ट्रिलियन। ये रकम ही अपने आप में बहुत बड़ी है और इससे जुड़ा है शेयर कमजोर होना, डाइल्यूशन का डर। जब इतने सारे नए स्टॉक ऑप्शन आते हैं तो मौजूदा शेयर धारकों की हिस्सेदारी थोड़ी कम हो जाती है। इससे प्रति शेयर मूल्य पर असर पड़ सकता है। हाँ, डाइल्यूशन हमेशा एक चिंता रहती है। और क्या? दूसरी बड़ी चिंता है शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण। आलोचक कह रहे हैं कि अगर मस्क को 25% वोटिंग अधिकार मिल गए तो वो कंपनी में लगभग अजेय हो जाएंगे। फिर उनकी जवाबदेही किससे रहेगी? बोर्ड कितना प्रभावी रह पाएगा? ये भी एक वैलिड पॉइंट लगता है। तीसरी चिंता मस्क का ध्यान बटा होना है। वो पहले से ही कितनी कंपनियां चला रहे हैं, SpaceX, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, X जो पहले ट्विटर था, और अब उनकी नई AI कंपनी XAI भी है। हाँ, वो लिस्ट तो लंबी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो टेस्ला को वाकई वो समय और ध्यान दे पाएंगे जो इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी है, या उनका फोकस बढ़ जाएगा? और कुछ? इसके अलावा कुछ लोग इसे एक तरह का ब्लैकमेल भी कह रहे हैं। ब्लैकमेल
वो कैसे? मतलब ये धारणा है कि मस्क टेस्ला छोड़ने या अपना ध्यान हटाने की परोक्ष धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्हें ये पैकेज नहीं मिला तो वो शायद टेस्ला पर उतना फोकस न करें। हालांकि मस्क की अपनी ज्यादातर संपत्ति टेस्ला से ही जुड़ी है, फिर भी ये परसेप्शन बना है। और कानूनी पहलू, डेलावेयर कोर्ट का पिछला फैसला। हाँ, वो भी एक बड़ा जोखिम है। डेलावेयर कोर्ट ने जो 2018 के पैकेज को रद्द किया था, उसने बोर्ड की स्वतंत्रता और पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे। आलोचकों का कहना है कि इस बार भी प्रक्रिया में वैसी ही खामियां हो सकती हैं और ये पैकेज भी कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है और शायद फिर से रद्द हो जाए। ओहो, तो काफी सारे पेच हैं इसमें। इन सब तर्कों को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या इतिहास में कभी ऐसा कुछ हुआ है? क्या ये पैकेज वाकई अपनी तरह का पहला है, मतलब बिल्कुल अनोखा? देखिए, जहां तक सार्वजनिक कंपनियों का सवाल है, ये बिल्कुल अभूतपूर्व है। इसके आसपास भी कोई दूसरा सीईओ कंपनसेशन पैकेज आज तक नहीं आया। मस्क का अपना पिछला 56 अरब डॉलर का सौदा ही उस समय रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। ये तो उससे भी कई गुना बड़ा है। अगर तुलना करें तो जैसे एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उनकी कंपनी भी बहुत बड़ी है। उनका कंपनसेशन कितना होता है? हाँ, एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से है। टिम कुक का सालाना कंपनसेशन पैकेज, जिसमें सैलरी, बोनस, स्टॉक वगैरह सब शामिल होता है, वो हाल के वर्षों में लगभग 94 मिलियन के आसपास रहा है। मिलियन, बिलियन नहीं। 94 मिलियन बनाम 1 ट्रिलियन, ये तो मतलब कोई तुलना ही नहीं है। बिल्कुल। एक और पैकेज जिसकी हाल में चर्चा हुई थी, वो एक्सॉन के सीईओ रिक स्मिथ का था, करीब 250 मिलियन का। वो भी बहुत बड़ा माना गया था, लेकिन 1 ट्रिलियन के सामने वो भी बहुत छोटा लगता है। और टेक जगत के जो दूसरे बड़े संस्थापक हैं जिन्होंने अपनी कंपनियां बनाई, जैसे अमेज़न के जेफ बेजोस या फेसबुक अब मेटा के मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने अपनी कंपनियों पे नियंत्रण कैसे बनाए रखा? क्या उन्होंने भी ऐसे पैकेज लिए? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। बेजोस जब वो सीईओ थे और जकरबर्ग ने अपनी कंपनियों में नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने डुअल क्लास शेयर्स संरचना का इस्तेमाल किया। ड्यूअल क्लास शेयर्स, वो क्या होता है? इसका मतलब है कि उनके पास ऐसे स्पेशल शेयर्स हैं जिन पर प्रति शेयर ज्यादा वोटिंग अधिकार मिलते हैं, भले ही उनकी आर्थिक हिस्सेदारी मतलब ओनरशिप कम हो, वोटिंग पावर ज्यादा होती है। उन्होंने नियंत्रण के लिए ऐसे विशाल प्रदर्शन आधारित वेतन पैकेज का रास्ता नहीं अपनाया जैसा मस्क कर रहे हैं। अच्छा, तो मस्क का तरीका अलग है। आपने कहा कि अगर ये पैकेज पूरी तरह वेस्ट होता है, मतलब मस्क सारे लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, हाँ, तो सिर्फ टेस्ला में उनकी हिस्सेदारी की कीमत 2 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। अनुमान यही है, 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा। ये रकम आप सोचिए, दक्षिण कोरिया या कनाडा जैसे बड़े और विकसित देशों की कुल सालाना जीडीपी के बराबर या उससे भी ज्यादा है। एक व्यक्ति की सिर्फ एक कंपनी में हिस्सेदारी, ये सोचना भी मुश्किल है। वाकई अविश्वसनीय आंकड़े। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू ये है कि ये पैकेज टेस्ला के लिए एक बहुत बड़े बदलाव के मोड़ पर आया है। बदलाव का मोड़? किस तरह का बदलाव? टेस्ला अब खुद को सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी के तौर पर नहीं देखती, वो अब एक एआई और रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म बनने की महत्वाकांक्षा रखती है। ये उनका अगला बड़ा कदम है। हाँ, हमने उनके ऑप्टिमिस्ट ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में सुना है, उनके रोबो टैक्सी नेटवर्क के प्लान के बारे में, और जाहिर है एफएसडी फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर, और इन सब को ताकत देने वाला उनका डोजो सुपर कंप्यूटर, ये सब उसी दिशा में है। बिल्कुल, ये पैकेज कहीं ना कहीं इन भविष्य की योजनाओं से, इस बड़े विजन से जुड़ा लगता है। ये दरअसल टेस्ला के इसी रूपांतरण पर, इसी ट्रांसफॉर्मेशन पर एक बहुत बड़ा दांव है। दांव मतलब इसमें जोखिम भी है? हाँ, ये समझना जरूरी है कि इस रास्ते में भारी जोखिम भी है, बहुत बड़े जोखिम। जैसे पूरी तरह से स्वायत्त ड्राइविंग को लेकर अभी भी नियामक यानी रेगुलेटरी बाधाएं बहुत बड़ी हैं। सुरक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया भर की सरकारें नजर रखे हुए हैं। हाँ, वो तो है। एफएसडी पर काफी बहस चलती रहती है। फिर ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, उनका बड़े पैमाने पर निर्माण करना और उनका वास्तविक दुनिया में उपयोगिता का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स अभी तक साबित नहीं हुआ है। उनकी लागत कितनी होगी, उनका रखरखाव कैसे होगा, वो कितने भरोसेमंद होंगे, कितने सुरक्षित होंगे, अगर उनसे कोई दुर्घटना होती है तो कानूनी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सब बहुत बड़े अनसुलझे सवाल हैं। मतलब टेक्नोलॉजी तो शायद बन जाए, पर उसका व्यवहारिक और आर्थिक पहलू अभी साफ नहीं है। बिल्कुल। और फिर है मुकाबला, कंपटीशन जबरदस्त है।
ईवी स्पेस में चीन की कंपनियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं और बड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। हाँ, BYD वगैरह। बिल्कुल। एआई में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां हैं और कई नए स्टार्टअप्स भी हैं, खासकर एनवीडिया, जिनका दबदबा चिप्स और एआई इकोसिस्टम में बहुत मजबूत है। वो एक तरह से गेट कीपर बन गए हैं। और सेल्फ ड्राइविंग में? स्वायत्त ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में भी वेमो गूगल की कंपनी, क्रूज GM की जैसी कई कंपनियां हैं जो सालों से इस पर काम कर रही हैं और उनके पास काफी डेटा और अनुभव है, तो मुकाबला हर तरफ से है। तो आप कह रही हैं कि ये पैकेज मूल रूप से इस अनिश्चित लेकिन संभावित रूप से क्रांतिकारी भविष्य पर टेस्ला का और मस्क का एक बहुत बड़ा दांव है। हाँ, इसे एक उच्च जोखिम, उच्च इनाम, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले दाव की तरह देखा जा सकता है। बोर्ड और समर्थक यही कहेंगे कि शेयर धारकों को पहले फायदा मिलेगा, क्योंकि शेयर की कीमत बढ़ेगी अगर लक्ष्य हासिल होते हैं, और मस्क को इनाम तभी मिलेगा जब वो ये असाधारण नतीजे देंगे। लेकिन यहीं पर एक बुनियादी दुविधा या कह लीजिए संघर्ष पैदा होता है। ये पैकेज एक ही साथ आर्थिक इनाम, इकोनॉमिक रिवॉर्ड और वोटिंग कंट्रोल को मिला देता है, और यहीं से वो लालच या ग्रीड वाली बहस शुरू हो जाती है कि क्या ये असल में वेतन है या फिर नियंत्रण हासिल करने का एक तरीका जिसे वेतन का नाम दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल। क्या ये असल में प्रदर्शन का इनाम है या फिर 25% वोटिंग पावर हासिल करने के लिए दिया जा रहा है $1 खरब का बोनस? ये सवाल आलोचक उठा रहे हैं। क्या मस्क को ये नियंत्रण देने के और तरीके नहीं हो सकते थे? मतलब बिना इतने विशाल आर्थिक पैकेज के क्या बोर्ड ने दूसरे विकल्पों पर विचार किया होगा? सैद्धांतिक रूप से नियंत्रण सुनिश्चित करने के कई और रास्ते हो सकते थे, और ये संभव है कि बोर्ड ने अंदर खाने इन पर सोचा भी हो, लेकिन शायद लोग व्यवहारिक नहीं लगे होंगे। जैसे क्या हो सकते थे वो रास्ते? जैसे एक तो वही डुअल क्लास शेयर संरचना है, जैसा गूगल या मेटा में है, लेकिन टेस्ला एक स्थापित पब्लिक कंपनी है जिसका सिद्धांत एक शेयर एक वोट का रहा है। इसे बदलना कानूनी तौर पर और शेयर धारकों के नजरिए से बहुत मुश्किल होता, शायद नामुमकिन। हाँ, वो मुश्किल होता। और शायद सीमित अवधि वाले सुपर वोटिंग शेयर दिए जा सकते थे, मान लीजिए 10-12 साल के लिए विशेष वोटिंग अधिकार, जो सिर्फ एआई रोबोटिक्स मिशन के लिए जरूरी होते, या फिर एक मिशन चार्टर या गोल्डन शेयर लाइट जैसा कुछ, जिसमें मस्क को सिर्फ एआई रोबोटिक्स से जुड़े कुछ खास रणनीतिक फैसलों पर वीटो का अधिकार मिलता, न कि कंपनी के सभी मामलों में 25% वोटिंग पावर। ये भी विकल्प थे। एक और तरीका हो सकता था वोटिंग ट्रस्ट का, जिसमें कुछ बड़े वफादार निवेशक औपचारिक रूप से अपने वोटिंग अधिकार एक ट्रस्ट के जरिए मस्क को सौंप देते, या टेस्ला की एआई रोबोटिक्स यूनिट को एक अलग कंपनी बनाकर स्पिन ऑफ उसका नियंत्रण मस्क को दिया जा सकता था, जबकि टेस्ला उसमें एक बड़ी हिस्सेदार बनी रहती। या फिर प्रदर्शन आधारित नियंत्रण अधिकार दिए जाते, मतलब वोटिंग अधिकार मिलते, स्टॉक ऑप्शन नहीं, जो खास तकनीकी या सुरक्षा के मील के पत्थर हासिल करने पर आधारित होते। इतने सारे विकल्प लगते तो हैं, फिर बोर्ड ने इसी प्रदर्शन आधारित स्टॉक ऑप्शन वाले रास्ते को क्यों चुना, जो इतना ज्यादा विवादास्पद साबित हो रहा है? क्या वजह हो सकती है? ये तो अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन शायद बोर्ड को लगा कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नजरिए से सबसे ज्यादा बचाव योग्य डिफेंसिबल रास्ता है। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर कंपनी के प्रदर्शन और शेयरधारकों के रिटर्न से जुड़ा है, तो इसे योग्यता के आधार पर या मेरिट बेस्ड इनाम की तरह पेश किया जा सकता है। देखो, अगर कंपनी $8.5 ट्रिलियन की होती है तो सीईओ को इनाम मिलना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा, यही तरीका पैसे और शक्ति के घालमेल की वजह से सबसे ज्यादा आलोचना का शिकार भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और इसने डेलावेयर कोर्ट के पिछले फैसले की चिंताओं को भी फिर से हवा दे दी है कि क्या ये प्रक्रिया निष्पक्ष थी, क्या बोर्ड स्वतंत्र था। क्या इस मौजूदा पैकेज में कुछ सुधार किए जा सकते थे? मतलब क्या इसे ऐसा बनाया जा सकता था जिससे शायद ये कम विवादास्पद होता, या जो चिंताएं उठाई जा रही हैं उनमें से कुछ दूर हो सकती? हाँ, कुछ स्रोतों में इस पर विचार किया गया है कि इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता था। कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या सुझाव हैं? जैसे एक तो ये कि पैकेज के कुल मूल्य पर एक ऊपरी सीमा तय की जा सकती थी। 1 ट्रिलियन की ये जो असीमित संभावना है, शायद वही सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है। एक सीमा होती तो शायद कुछ लोगों को कम आपत्ति होती। दूसरा, सिर्फ मार्केट कैप और वित्तीय लक्ष्यों के बजाय परिचालन कुशलता, उत्पाद सुरक्षा, खासकर FSD की सुरक्षा और नैतिक AI विकास जैसे गैर वित्तीय लक्ष्यों पर ज्यादा जोर दिया जा सकता था। ये दिखाता कि कंपनी सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रही। हाँ, सुरक्षा और नैतिकता जैसे मुद्दे
एआई और एफएसडी में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तीसरा, क्लॉबैक्स प्रावधान शामिल किए जा सकते थे। क्लॉबैक वो क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर भविष्य में कोई बड़ी गड़बड़ी सामने आती है, मान लीजिए कोई बड़ा स्कैंडल, कोई धोखाधड़ी या कोई बड़ी सुरक्षा विफलता जिसकी जिम्मेदारी लीडरशिप पर आती है, तो दिए गए कुछ या सारे ऑप्शन वापस लिए जा सके। इससे जवाबदेही बढ़ती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ। और कुछ? हाँ, एक और सुझाव था कि इसे कंपनी के बाकी कर्मचारियों के लिए भी नए इक्विटी या स्टॉक ऑप्शन जारी करने के अवसर से जोड़ा जाता, ताकि ये सिर्फ एक व्यक्ति को पुरस्कृत करने जैसा ना लगे, बल्कि ऐसा लगे कि पूरी टीम को प्रेरित किया जा रहा है और सफलता का फल सब में बटेगा। और बेशक पूरी प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता रखी जाती, जैसे हर चरण की अनुमानित लागत क्या होगी, शेयर डाइल्यूशन का वास्तविक प्रभाव क्या होगा और लक्ष्यों की प्रगति पर नियमित स्पष्ट अपडेट दिए जाते। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे शायद इसे बेहतर बनाया जा सकता था। खैर, अब तो पैकेज सामने है और वोट होने वाला है। तो कुल मिलाकर, जैसा आपने शुरू में कहा था, 6 नवंबर का ये वोट सिर्फ एक वेतन पैकेज को मंजूरी देने या ना देने से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से ये टेस्ला के भविष्य की दिशा पर एक तरह का जनमत संग्रह है, रेफरेंडम है। एक तरफ है एलन मस्क की वो साहसी, कुछ हद तक कहें तो दुस्साहसी, जोखिम भरी दृष्टि जो टेस्ला को एआई और रोबोटिक्स के जरिए दुनिया बदलने वाली ताकत बनाना चाहती है। और दूसरी तरफ है कॉर्पोरेट प्रशासन के स्थापित सिद्धांत, शेयरधारकों के अधिकार, बोर्ड की स्वतंत्रता और सीईओ की जवाबदेही। इन दोनों के बीच ये चुनाव है। तो अंत में मतलब क्या निकलता है? अगर शेयरधारक हाँ कहते हैं तो क्या हो सकता है, और अगर वो ना कहते हैं तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, अगर ये पैकेज पास हो जाता है तो ये मस्क के नेतृत्व पर और टेस्ला के एआई रोबोटिक्स भविष्य पर एक जबरदस्त विश्वास मत होगा। एक तरह से हरी झंडी होगी। समर्थक उम्मीद करेंगे कि ये टेस्ला को दुनिया की पहली 8 ट्रिलियन या शायद उससे भी बड़ी कंपनी बनने की राह पर तेजी से आगे ले जाएगा। मस्क पूरी तरह से मोटिवेटेड रहेंगे। और अगर यह सफल होता है, अगर शेयरधारक ना कह देते हैं, तब कंपनी में काफी अस्थिरता आ सकती है, अनिश्चितता का माहौल बन सकता है। शेयर की कीमत पर निश्चित रूप से नकारात्मक असर पड़ने की आशंका रहेगी। और ये भी संभव है, जैसा कि बोर्ड ने इशारा किया है, कि मस्क निराश होकर या कंट्रोल कम होने की वजह से अपना ज्यादा ध्यान और ऊर्जा XAI या SpaceX जैसे अपने दूसरे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स की तरफ लगाना शुरू कर दें, जिससे टेस्ला, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है, वो नेतृत्व की अनिश्चितता का सामना कर सकती है। ये एक बड़ा जोखिम है। ये वाकई एक बहुत ही जटिल और महत्वपूर्ण फैसला है शेयरधारकों के लिए। एक तरफ एक ऐसे लीडर को प्रेरित करने और बांधे रखने की जरूरत है जिसने अतीत में असाधारण नतीजे दिए हैं और भविष्य के लिए अविश्वसनीय रूप से बड़े लक्ष्य रखे हैं। दूसरी तरफ इतनी ज्यादा शक्ति और इतनी ज्यादा दौलत को बिना उचित नियंत्रण और जवाबदेही के एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित करने के गंभीर जोखिम भी हैं। हाँ, और ये सिर्फ टेस्ला ये मस्क का मामला नहीं रह जाता है ना। ये हमें एक बड़े और शायद ज्यादा बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। वो क्या है? क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि एआई और रोबोटिक्स के इस उभरते हुए युग में, जब तकनीक कुछ व्यक्तियों को दुनिया को बदलने की अभूतपूर्व क्षमता दे रही है, तब समाज को, हम सबको ऐसे दूरदर्शी, करिश्माई लेकिन कभी-कभी विवादास्पद नेतृत्व का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, खासकर तब जब ये मूल्यांकन खरबों डॉलर के आर्थिक इनाम और लगभग असीमित कॉरपोरेट शक्ति से जुड़ा हो। क्या ये पैकेज भविष्य के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी? ये सवाल सिर्फ टेस्ला के शेयरधारकों के लिए नहीं है, बल्कि शायद हम सबके लिए है कि हम नवाचार, महत्वाकांक्षा, नेतृत्व, शासन और जवाबदेही के बीच वो सही संतुलन कैसे खोजें, खासकर जब दाव इतने ऊंचे हों और भविष्य की दिशा तय हो रही हो। ये $1 ट्रिलियन का सवाल है सचमुच।